नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। टाइम्स नाउ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। मणिपुर के असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर के काफिले पर कल बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में सीओ की पत्नी और उनके बेटे की भी मौत हो गई है। आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट करके कर्नल विप्लव त्रिपाठी के काफिले पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पीएलए मणिपुर और मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट ने ली है। आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। म्यांमार बॉर्डर को सील कर इलाके में कड़ी नजर रखी जा रही है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को भी हालात की जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने 26 नक्सलियों का सफाया कर दिया। इनसे भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद और अन्य सामग्री भी जब्त की गई। गोलाबारी में 4 जवान भी घायल हुए हैं। ये मुठभेड़ सुबह लगभग 6 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक चली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़ते हालात के चलते स्कूलों को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि सभी सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर भी रोक लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा के 1,47,000 से ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अवसर पर लाभार्थियों के खाते में सीधे 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जाएगी। पेट्रोल डीजल पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज से 29 नवंबर तक देशव्यापी जन जागरण अभियान चलाएगी। इन 15 दिनों में देश के हर राज्य में कांग्रेस नेता महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे और केंद्र सरकार को घेरेंगे। कांग्रेस ने एक नंबर भी जारी किया है, जिस पे मिस्ड कॉल देकर बाकी लोग भी इस अभियान का समर्थन कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी आज बुलंदशहर जाएंगी। बुलंदशहर के अनूप शहर में वो कांग्रेस पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन में शामिल होंगी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। इस बैठक में वेस्ट यूपी के 14 जनपदों के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के आजमगढ़ के एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, लेकिन अब इन पर पूर्ण विराम लग गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का मुद्दा उठने की उम्मीद है। गुलाम नबी आजाद के बाद अब सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर बिहार कांग्रेस के नेताओं ने भी अपना विरोध जताया। बिहार कांग्रेस के कई नेता किताब पर बैन लगाने की मांग को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट आलोक शर्मा ने ग्लासगो में हुई डील को कमजोर जीत बताया है, क्योंकि भारत और चीन के कहने पर डील में आखिरी वक्त पर बदलाव किए गए, जिसमें कोयले के इस्तेमाल को लेकर फेज आउट की जगह फेज डाउन शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। इसका मतलब कोयले का इस्तेमाल खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे कम किया जाएगा। ऐसे में तापमान को 1.5 डिग्री से ज्यादा न बढ़ने देने का लक्ष्य बनाए रखना मुश्किल होगा। ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों ने जमीन पर लेटकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि विकसित देश विकासशील देशों के लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाएं, लेकिन अमेरिका समेत कई विकसित देश ऐसा फंड बनाए जाने के पक्ष में नहीं हैं। वेनेजुएला में कोरोना की पर्याप्त वैक्सीन नहीं होने से लोग वैक्सीन लगवाने पड़ोसी देश कोलंबिया जा रहे हैं। हालांकि आने जाने में लगी कुछ पाबंदियों के चलते उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग बॉर्डर से जुड़े शहरों में जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि कोलंबिया में वैक्सीन की कमी नहीं है। कोरोना संकट के बाद मेक्सिको के आसमान पर एक बार फिर हॉट एयर बैलून नजर आए। 4 दिन के बलून फेस्टिवल में लोगों ने रंग बिरंगे बलून के साथ डांस और म्यूजिक शो का भी आनंद लिया। पिछले साल ये इवेंट वर्चुअली हुआ था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मिनी बस में हुए धमाके से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। जिस जगह धमाका हुआ वहां अल्पसंख्यक हजारा समुदाय के लोगों की आबादी ज्यादा है। हमले के पीछे आईएस का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई में 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग गई है।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये जानकारी देते हुए कहा कि मुंबई ये लक्ष्य हासिल करने वाला शायद देश का पहला शहर होगा। मुंबई में 92 लाख से ज्यादा लोगों को पहली और करीब 60 लाख लोगों को कोरोना की दूसरी वैक्सीन भी लग चुकी है। कोविड महामारी के चलते शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों की सेवा अब दोबारा से रेगुलर ट्रेनों के जैसे कर दी गई है। ये ट्रेनें फिर से रेगुलर नंबर के साथ दौड़ेंगी। साथ ही स्पेशल किराए को खत्म कर दिया गया है। फिर से पुराना रेगुलर किराया लागू किया जा रहा है। इस फैसले के बाद अगले कुछ दिनों में 1700 से ज्यादा ट्रेनें रेगुलर ट्रेनों के तौर पर रिस्टोर होंगी। पंजाब सरकार ने कुछ क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए लैंड यूज में बदलाव से जुड़े CLU मंजूरी के प्रावधान में छूट दी है। ग्रीन, ऑरेंज और रेड कैटेगरी में ये स्वीकृति दी जाएगी। CLU में छूट से पंजाब में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योग संघों की मांग और बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। राजधानी दिल्ली में आज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत होगी। प्रगति मैदान में यह मेला 27 नवंबर तक चलेगा। इस साल मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत है। हर साल आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय मेला पिछले साल कोविड महामारी के चलते आयोजित नहीं किया गया था। केरल के दक्षिणी और मध्य भागों में भूस्खलन और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत शिविर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस बारे में जानकारी दी है। भारी बारिश की वजह से तिरुवनंतपुरम और कोल्लम जिलों में भारी नुकसान हुआ है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र पुलिस ने गढ़चिरौली में 26 नक्सलियों को मार गिराया है। गढ़चिरौली जिले में कल सुबह से ही पुलिस का ऑपरेशन जारी था। मारे गए नक्सलियों के पास से बड़े पैमाने पर हथियार और नक्सल साइट भी मिले हैं। इस ऑपरेशन में 4 जवानों के भी घायल होने की खबर मिल रही है। उन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से नागपुर भेजा गया है। गढ़चिरौली के SP अंकित गोयल ने ये जानकारी दी है कि महाराष्ट्र पुलिस के C60 दस्ते ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। जवानों को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों ने 26 नक्सलियों को मार गिराया है, ढेर कर दिया है। और देखिए, बताया ये भी जा रहा है कि 4 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें फौरन ही अस्पताल के हेलीकॉप्टर के जरिए नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के गढ़चिरौली के SP अंकित गोयल ने ये बताया है, ये जानकारी दी है कि C60 दस्ते ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है और 26 नक्सलियों को मार गिराया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, मणिपुर में कल हुए हमले में सेना के कर्नल समेत 5 सैनिक शहीद हो गए हैं। शहीद हुए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी के साथ उनकी पत्नी और करीब 8 साल के बेटे की जान चली गई। सेना ने हमलावरों को ढूंढ निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया है ताकि हिसाब बराबर किया जा सके। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि बहादुर सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमले की जिम्मेदारी PLA मणिपुर और मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट ने ली है। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में कर्नल, उनकी पत्नी और बेटे समेत 4 अन्य सैनिकों की मौत हो गई है। 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी एक पोस्ट को विजिट करके अपने काफिले के साथ लौट रहे थे। तभी उग्रवादियों ने पहले IED ब्लास्ट किया और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। जिस जगह घात लगाकर हमला किया गया वो मणिपुर के चूराचांदपुर जिले के सिंघट के करीब है। आपको बता दें कि ये इलाका म्यांमार बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है, इसलिए बॉर्डर पर अब निगरानी और बढ़ा दी गई है। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी PLA मणिपुर और मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट ने ली है। उग्रवादियों को पता था कि गाड़ी में कर्नल की पत्नी और बेटा भी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमले को अंजाम दिया। वुमन है उस कॉन्वॉय में या किसी की फैमिली है तो नॉर्मली अटैक नहीं करते हैं। आई एम श्योर जब अटैक किया उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर की कॉन्वॉय के ऊपर, तो उनके पास जरूर खबर होगा कि उनकी वाइफ भी जो है वहाँ पे साथ है, उनकी चाइल्ड भी जो है उनके साथ है। तो नॉर्मली ये एक्सपेक्टेड नहीं है, इवन मिलिटेंट ग्रुप से ऐसा एक एक्शन नहीं एक्सपेक्टेड है। इस हमले में घायल सैनिकों का हाल जाने इम्फाल के शीजा अस्पताल पहुंचे मणिपुर के मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हमलावरों को छोड़ा नहीं जाएगा। Mass combing operation along with the paramilitary forces and the police commandos has started in the area to nab the culprit and justice will be delivered. Will definitely be done.
वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि बहादुर सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उग्रवादी हमले के तुरंत बाद घटना की जानकारी आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे को दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिन्होंने हमले को अंजाम दिया। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के थे। उनकी शहादत की खबर मिलने के बाद घर में रिश्तेदारों और परिचितों का आना शुरू हो गया। 3 कॉफिन लाना है, हम इम्फाल से कलकत्ता के अरेंज कर रहे हैं, वहाँ से रायपुर से आर्मी के हेलीकॉप्टर से रायगढ़ में जिंदल के एयरपोर्ट में उतरेंगे। कल्पना करता हूँ उनके माता पिता के कि उनका कलेजा देखिए कि 2 पुत्र दोनों को इस भारत माता की रक्षा के लिए दोनों को फौज में भेज दिया। और अभी कुछ दिन पहले ये विप्लव त्रिपाठी के पास से रह के आए 2-3 महीने। इनके दिल पे क्या गुजरता होगा, मैं तो इसकी कल्पना करता हूँ। ये बात सही कि हर माँ बाप को फक्र होता है अपने बेटे पर जो देश के लिए बलिदान होते हैं। मणिपुर से लगे म्यांमार बॉर्डर पर उग्रवादियों को चीन की शह मिलती रही है और भारत की सेना अपने शहीदों के बलिदान का हिसाब जरूर लेगी। लेकिन राहुल गांधी इस घटना पर भी सियासत करने से बाज नहीं आए। उन्होंने ट्वीट किया कि मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले से एक बार फिर साबित होता है कि मोदी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में असमर्थ है। ऐसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, ये राहुल अपनी बहन प्रियंका गांधी का ट्वीट देखकर समझ सकते हैं। प्रियंका ने लिखा कि आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो देखिए, जिस उग्रवादी संगठन PLA ने मणिपुर हमले की जिम्मेदारी ली है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। PLA का गठन 1978 में हुआ था। खतरनाक आतंकी संगठन में से एक है। चीन से इस आतंकी संगठन को मदद भी मिलती है और PLA पर चीनी हथियारों के इस्तेमाल का आरोप भी है। नॉर्थ ईस्ट में हिंसा देखिए किस तरीके से फैलाना इनका खास मकसद होता है। पहले भी कई हमलों में इसका नाम आ चुका है। इस संगठन पर केंद्र सरकार ने बैन भी लगाया हुआ है। 2018 में PLA पर बैन 5 साल बढ़ा दिया गया था। यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट इसका राजनीतिक विंग है और इस पर भी केंद्र सरकार ने बैन लगा रखा हुआ है। तो ये वो संगठन है जिस पर हमले का आरोप लगा है। उसको लेकर के अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। PLA मणिपुर में किस तरीके से चीन ने इस आतंकियों को मदद हमेशा चीन की तरफ से मिलती रहती है। PLA पर चीन हथियार हमेशा प्रोवाइड करवाता रहता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी आज बुलंदशहर जाएंगी और बुलंदशहर के अनूप शहर में वो कांग्रेस पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी का ये जो कार्यक्रम है वो अनूप शहर के DPBS महाविद्यालय के मैदान में होगा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन किया जाएगा। सम्मेलन में आगरा, अलीगढ़, मेरठ समेत 14 जिलों के 5000 से ज्यादा पदाधिकारी के शामिल होने की उम्मीद है। पदाधिकारियों को प्रियंका गांधी लोगों के बीच जाकर के कांग्रेस के लिए दोबारा से भरोसा जीतने का मंत्र देंगी और बैठक के बाद से प्रियंका गांधी अनूप शहर के जानवी घाट भी जाने वाली हैं, जहां पर वो मां गंगा का आशीर्वाद लेंगी। और आज बुलंदशहर में पार्टी कार्यक्रम में शिरकत के बाद प्रियंका गांधी कल मुरादाबाद भी पहुंचेंगी, जहां पर कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 को संबोधित करेंगी। यहां पर सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली के 12 जिलों के पदाधिकारियों से प्रियंका गांधी संवाद करने वाली हैं। और वहीं एक दिन पहले अमित शाह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में थे, जहां पर वो समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त अखिलेश को जिन्ना याद आते हैं और यही नहीं, अमित शाह ने बीजेपी के जैम और समाजवादी के फर्क भी जनता को समझा दिया है। मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो। तो
उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? तो गृह मंत्री अमित शाह ने पहले की समाजवादी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था और किसी को न्याय नहीं मिलता था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम लगाया, बल्कि माफियाओं को भी खत्म किया और प्रदेश की जनता को एक सुरक्षित माहौल दिया। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में, बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अब अखिलेश जी को लगता है भाई, क्योंकि चुनावी मौसम आया है। मगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया है। तो आजमगढ़ की धरती पर एक बार फिर से अमित शाह ने कहा है कि इस बार बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें जीत दिलानी है। अमित शाह ने आजमगढ़ में अपने भाषण का समापन भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से किया। सुनिए। मित्रों, आप सभी लोग यहीं से एक संकल्प कर जाइए कि इस बार उत्तर प्रदेश में 300 पार वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम। और अब देखिए राज्य की कुछ बड़ी खबरें। राजधानी दिल्ली में एयर पोल्यूशन की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदूषण के गंभीर हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने कल कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल शाम इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और बैठक के बाद 4 बड़े ऐलान कर दिए। केजरीवाल सरकार ने पहला ऐलान ये किया कि दिल्ली में सोमवार से 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद रहेंगे। दूसरा ये कि दिल्ली में 14 से 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक रहेगी। तीसरा ऐलान ये कि दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों में 1 हफ्ते के लिए 100% वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। जबकि चौथे ऐलान में प्राइवेट दफ्तरों को भी ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम लागू करने की एडवाइजरी दी गई। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है और लॉकडाउन पर एजेंसियों से चर्चा की जाएगी। अगर जरूरी होगा तो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ गाड़ियों के मूवमेंट पर भी रोक लगाई जा सकती है। दिल्ली प्रदूषण की दोहरी मार उन लोगों या उन मरीजों पर पड़ी है जो पहले से लिवर और किडनी की समस्या जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इम्यूनिटी कम होने की वजह से ऐसे मरीजों के लिए प्रदूषण जानलेवा साबित हो सकता है। पोल्यूशन की वजह से दिल्ली के अस्पतालों में 30% ज्यादा मरीज आ रहे हैं। दिल्ली से शुरू हुई मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा आज वाराणसी पहुंचेगी। यहां प्रतिमा का भव्य स्वागत किया जाएगा। इसे लेकर वाराणसी में जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। इसके बाद कल मां अन्नपूर्णा की इस प्रतिमा को विश्वनाथ कॉरिडोर में स्थापित किया जाएगा। इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। मां अन्नपूर्णा की इस प्रतिमा को 18 जिलों में पुनर्स्थापना यात्रा के जरिए वापस वाराणसी लाया जा रहा है। बीते 4 दिनों में जहां से भी ये शोभा यात्रा गुजरी, वहां मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 11 नवंबर को एक समारोह में इस प्रतिमा को यूपी सरकार को सौंपा था। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा का आयोजन कर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र
वाराणसी से ये प्रतिमा 100 साल से भी पहले चोरी हो गई थी। इसके बाद मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को विदेश ले जाया गया। बाद में इस प्रतिमा के कनाडा में होने की जानकारी मिली। मोदी सरकार ने इस प्रतिमा को वापस लाने के प्रयास तेज किए और कनाडा से मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति भारत वापस लाई गई। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को दोबारा से मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी के अभियान की धार लगातार बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। इसी क्रम में प्रियंका गांधी आज बुलंदशहर पहुंचेंगी। यहां प्रियंका गांधी जिला संगठन के पदाधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगी और उन्हें लोगों के बीच जाकर कांग्रेस के लिए दोबारा से भरोसा जीतने का मंत्र देंगी। प्रियंका गांधी का ये कार्यक्रम अनूप शहर में DPBS महाविद्यालय के मैदान में होगा। सम्मेलन में आगरा, अलीगढ़, मेरठ सहित 14 जिलों के 5000 से ज्यादा पदाधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक के बाद प्रियंका गांधी अनूप शहर की जानवी घाट भी जाएंगी, जहां वो मां गंगा का आशीर्वाद लेंगी। आज बुलंदशहर में पार्टी कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद प्रियंका गांधी कल मुरादाबाद पहुंचेंगी, जहां वो कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 को संबोधित करेंगी। यहां सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली के 12 जिलों के पदाधिकारियों से प्रियंका गांधी संवाद करेंगी। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर विवाद अभी थमा नहीं है। इसे लेकर बिहार कांग्रेस के नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। बिहार कांग्रेस के नेता ऋषि मिश्रा और ललन यादव इस किताब पर बैन लगाने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा है कि हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन से करने के लिए खुर्शीद को माफी मांगनी चाहिए। उनको एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर सब कुछ बुक में सही था तो क्या जरूरत पड़ गई? हमारा मानना है कि आप किसी भी धर्म को, अगर आपने जो उस चीज में लिखा है RSS, भाजपा या फिर हिंदुत्व को IS से आप नहीं कंपेयर कर सकते हैं। ऋषि मिश्रा और ललन यादव ने प्रदेश की नीतीश सरकार से खुर्शीद की किताब को बिहार में रिलीज नहीं होने देने की मांग भी की है। दोनों नेताओं का कहना है कि इससे राज्य में शांति व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इनकी किताब से सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़े, इसलिए इस किताब को प्रतिबंधित करना चाहिए। और निश्चित तौर से हम आग्रह करना चाहेंगे इस राज्य के सुशासन की सरकार को कि इस किताब का गंभीर पूर्वक अपने डिपार्टमेंट से अध्ययन करवाएं, तभी ये किताब बिहार में इसकी बिक्री हो। सलमान खुर्शीद की इस सोच से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कहा कि ISIS और जिहादी इस्लाम के साथ हिंदुत्व की तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। सलमान खुर्शीद की ये किताब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लिखी गई है। सलमान खुर्शीद ने इस किताब में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने से लेकर अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना नजरिया बताया है। कोरोना के बीच यूपी में जीका वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है। प्रदेश में जीका वायरस का हमला तेज होता जा रहा है। कानपुर जिले में जीका के 13 नए मामले सामने आए हैं। जीका वायरस के संक्रमण के मामले शहर के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र प्रेतफुलगंज में मिले हैं। एक साथ 13 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमें शनिवार सुबह से ही घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं, लोगों के सैंपल ले रही हैं। इलाके में दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि एंटी लार्वा स्प्रे के जरिए जीका वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कानपुर में जीका वायरस के 13 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में है और अधिकारी भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।